नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ये हमारा कोशिका जीवन की इकाई जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बारे में देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं मुख्यतः जो आर्य वेटेकर थे, उन्होंने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसमें जो पहले जीव थे सबसे पुराने वाले जो मोनेरा कहलाते थे, उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि जो अन्य 4 जगत थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाएं वे होती हैं जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है एवं कोशिका भित्ति कुछ जीवों में पाई जाती है एवं कुछ में नहीं पाई जाती है। जिसमें इन दो के बारे में भी देखेंगे, इनके बारे में भी देखेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना बनाते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जा रहा था। इसी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं जो हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो हमारी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इस केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ये हमारी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इनमें से कुछ में हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है एवं कुछ में नहीं पाई जाती है। जो हमारे प्लांटी या पादप होते हैं, पादप, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। एनिमेलिया जो हमारे जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हम इसमें कोशिका भित्ति भी बना लेते हैं क्योंकि कुछ जीवों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति अब इसमें यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ऊर्जा ग्रह होता है जो श्वसन के समय ऊर्जा का निर्माण करता है। इसे एक कोशिका द्रव रहता है। तो यहाँ पे अंदर प्रद्रव्य जालिकाएं रहती हैं। अंदर प्रद्रव्य इसमें और ये पादप की कोशिका होगी तो इसमें हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक और इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है जंतुओं में, क्योंकि हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के समय प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादपों में पाई जाती है, इसलिए इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। इसमें हम हरित लवक बना लेते हैं। इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसकी विस्तृत संरचना के बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन इसमें जो कोशिका द्रव होता है वह तंतुओं द्वारा भी जुड़ा रहता है, जिसे हम कोशिकीय कंकाल कहते हैं। जिससे यह जो इसमें जो सूक्ष्म तंतु होते हैं जो पूरे कोशिका द्रव में ऐसे जगह जगह पर बिखरे रहते हैं, इनसे यह आपस में बंधा रहता है। इसे कोशिकीय कंकाल कहते हैं। जो कोशिका द्रव होता है यह एक जगह से दूसरी ओर गति करता रहता है। आज अभी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, कुछ देर बाद इधर पहुँच जाएगा। केंद्र किधर है, ये इधर आ जाएगा।
ये राइबोसोम इधर है, ये इधर आ जाएंगे। इस प्रकार से जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव होता है वह उनमें कोशिका द्रव गति पाई जाती है। कोशिका द्रव गति पाई जाती है। कोशिका द्रव गति कि यह जो कोशिका द्रव होता है वह अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। इन जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जो अंगक है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, राइबोसोम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एवं इसमें जो तारककाय होता है वह जंतुओं में पाया जाता है एवं पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तारककाय एक अंगक होता है जो कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है और इनके अंगकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको कर देते हैं। तीन हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं की पादप एवं जंतु कोशिकाओं के बारे में देखेंगे, इसकी विस्तृत संरचना के बारे में देखेंगे। जो पादप कोशिकाएं होती हैं एवं जंतु कोशिकाएं होती हैं, उन दोनों में केंद्रक दोनों में पाया जाता है। उसके ऊपर का जो आवरण होता है वह भी दोनों में पाया जाता है एवं ये दोनों के ओर अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं होती हैं, वह भी दोनों में पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाई जाती है, किंतु ये कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है एवं जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव रहता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं के ऊपर की जो छाल होती है वह कोशिका भित्ति की ही बनी होती है और जो हमारी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित रहती है। एवं जो हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होता है वह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है एवं जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। इस कारण से केवल हरित लवक होता है वह भी पादप कोशिकाओं में पाया जाता है एवं ये जो तारककाय होता है वह केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है एवं पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं मिलते हैं। तारककाय एक कोशिका विभाजन के समय ये दोनों तारककाय होते हैं जो एक जोड़े के समूह के रूप में होते हैं एवं लंबवत होते हैं, एक परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब कोशिका द्रव का विभाजन होता है तब एक दोनों अपनी अपनी तरफ कोशिका द्रव को लेकर अलग अलग हो जाते हैं तथा कोशिका द्रव विभाजन हो जाता है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं में जो अंतर है वह यही है कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है ये पाई जाती है, इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है, भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका एक और हमारा उसमें तारककाय पाया जाता है, इसमें तारककाय नहीं पाया जाता है। इसमें जो एक रसधानी होती है एक केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, रसधानी। इसमें रसधानी नहीं पाई जाती। यही यूकेरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं की पादप एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर था और यह बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है जो 11 की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब हम जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम ससीम केंद्र की कोशिकाएं भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। तो सर्वप्रथम सन 1950 में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी लिखा है, तब इसके बाद ही कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का अध्ययन संभव हो पाया, क्योंकि वो उसके द्वारा उसको अधिक सूक्ष्म तरीके से देखा गया। सबसे पहले उन्होंने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के बारे में देखा, कोशिका झिल्ली को देखा एवं उन्होंने पाया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। इसमें प्रोटीन एवं लिपिड जो होता है इसके अतिरिक्त भी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल होता है,
जल होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें जो लिपिड होता है वह दो भागों से मिलकर बना होता है। इसमें जो लिपिड पाया जाता है वह प्रमुख रूप से फास्फोलिपिड पाया जाता है, यानी फास्फोरस युक्त लिपिड, जिसे हम फास्फोलिपिड कहते हैं, वही कोशिका झिल्ली में पाया। लिपिड होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है वसा अम्ल और दूसरा होता है ग्लिसरॉल। इसमें जो लिपिड, उसमें जो वसा अम्ल होता है यह जल की ओर आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि जो वसा होता है उसे हम तेल भी कहते हैं और तेल कहीं जल में नहीं घुलता है, इसलिए ये जल बैरागी या इसे हम जल भीरू भी बोल सकते हैं। जल भीरू जल भीरू सिरा होता है जो लिपिड का पुच्छ भाग बनाता है, एवं जो ग्लिसरॉल होता है जल स्नेही सिरा होता है। इसकी संरचना को हम देखते हैं तो इसमें जो लिपिड होता है उसमें इसकी ऐसी संरचना होती है। इसमें जे वाला सिरा बाहर की ओर होता है एवं जे वाला सिरा अंदर की ओर होता है। तो इसमें जे ग्लिसरॉल होता है, जे वाला ए संरचना बनाता है, एवं जे वसा अम्ल होता है वो ए वाली संरचना बनाता है। ये पुच्छ होती है, पुच्छ का निर्माण जे वसा अम्ल करता है। और जो ये संरचना होती है जो जल में घुल जाती है या जल के साथ ही मिल जाती है, और ये जल के साथ नहीं मिल पाती, इसलिए हम इसे जल भीरू या जल बैरागी नाम भी देते हैं। और इसकी संरचना को हम देखते हैं तो ये होती है फॉस्फोलिपिड बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं। अब यही यहाँ पे नीचे भी हो जाते हैं उल्टे। इसमें ये हो गई दो परतें लिपिड की, दो परतें। हमारी जो बुक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो कोशिका झिल्ली होती है वह लिपिड की दो परतों से मिलकर बनी होती है। और इसमें जो इसका जलरागी सिरा होता है जलरागी सिरा होता है वह बाहर की ओर होता है, एवं जो जल भीरू सिरा होता है वह अंदर की ओर होता है। जे वाला सिरा जो होता है वो ग्लिसरॉल बनाता है, एवं जे वाला सिरा होता है वह वसा अम्ल बनाता है। इसके अंदर यह जो संरचना होती है जो लिपिड होता है वह तरल होता है, इसलिए इन दो संरचनाओं को केवल हम तरलीय भी बोल सकते हैं, तरलीय। जब इसमें जो प्रोटीन होते हैं वह आकर मिल जाते हैं, हमारे कुछ प्रोटीन होते हैं कुछ बड़े वाले प्रोटीन जो होता है वह ठोस होता है, एवं जब ठोस इस तरलीय के अंदर मिल जाता है तो वह ठोस एवं दोनों तरल मिलकर अब जो पूरी संरचना होती है इसे हम कहते हैं अर्धतरलीय संरचना। इसलिए इसे हम अर्धतरलीय संरचना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है ये ठोस होता है, एवं जो लिपिड की जो इस तरह होती है प्रोटीन प्लस लिपिड ये तरलीय होती हैं, द्रव माध्यम में होती है। ये तरलीय और ठोस जब आपस में मिल जाता है तो इसे हम अर्धतरलीय संरचना बोलते हैं, इस कारण से इसे हम अर्धतरलीय संरचना बोलते हैं। इसके इसमें जो जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं वह
ये प्रोटीन होता है उनके लिए एक वाहक प्रोटीन की तरह कार्य करता है। जो जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं, या ये जब पलट जाता है तो वह कोशिका झिल्ली के अंदर पहुँच जाते हैं। और इसमें जो ये जल में अघुलनशील पदार्थ होते हैं वह वसा में घुलनशील हो जाते हैं, वे आसानी से इस झिल्ली के अंदर चले जाते हैं। इनके बारे में हम आगे विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये कोशिका झिल्ली की संरचना होती है। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वह 2 प्रकार का होता है। जैसे कुछ प्रोटीन इधर भी पाया जा रहा होगा बिल्कुल बाहर। तो जो बाहर प्रोटीन होता है उसे हम परिधीय प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये परिधि के बाहर पाया जा रहा है, इस झिल्ली के बाहर पाया जाता है। एवं जो अंदर प्रोटीन होता है, अंदर होता है या फिर पूर्ण रूप से अंदर एवं आंशिक रूप से बाहर भी होता है, कुछ बाहर हो एवं कुछ अंदर हो, तो उसे हम अंगभूत प्रोटीन भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार थे परिधीय प्रोटीन या अंगभूत प्रोटीन। और इसमें जो प्रोटीन होता है वह कोशिका झिल्ली का 50% भाग बनाता है, एवं जो लिपिड होता है वह 42% भाग बनाता है। अब ये दोनों तो मिलकर 92% ही हो रहे हैं। तो जो अन्य 8% भाग होता है वो कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, जल आदि अन्य पदार्थ बनाते हैं, जो कोशिका झिल्ली का 8% भाग बनाते हैं। अब इसके बाद हम कोशिका झिल्ली का एक नमूना था कोशिका झिल्ली का एक नमूना था, इसके बारे में अध्ययन करके 2 वैज्ञानिक थे, सिंगर एवं निकोलसन। ये दूसरे वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकोलसन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1972 में कोशिका झिल्ली के बारे में एक तरल कृमि नमूना प्रतिपादित किया था। इसके आधार पर उन्होंने कोशिका झिल्ली की विशेष संरचना के बारे में बताया था, जो संपूर्ण रूप से स्वीकृत है। इसे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही काफी है।